Welcome to Daily Learning Podcast. तो चलिए आज की बातचीत एक ऐसे विचार से शुरू करते हैं जो शायद 2025 की इस डिजिटल दुनिया में थोड़ा अजीब लगे। मतलब जहां सब कुछ एप्स, क्लाउड, अनगिनत नोटिफिकेशंस में उलझा हुआ है, वहां एक एक मामूली सी कागज की डायरी वो किसी की जिंदगी को पूरी तरह से कैसे बदल सकती है। और ये विचार सच में बहुत दिलचस्प है, क्योंकि ये सिर्फ कोई नॉस्टैल्जिया या आप कहें पुरानी चीजों से लगाव वाली बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक तरह का बौद्धिक विद्रोह है। और आज की हमारी चर्चा इसी पर होगी कि क्या ये सिर्फ एक ट्रेंड है या इसके पीछे कोई ठोस न्यूरोसाइंस, कोई मनोविज्ञान काम कर रहा है। मतलब ये समझने की कोशिश करेंगे कि स्क्रीन पर टैप करने और कागज पर लिखने में इतना जमीन आसमान का फर्क क्यों है। तो चलिए इस बात की पहली परत खोलते हैं कि हमारे दिमाग के काम करने के दो मुख्य तरीके होते हैं। हाँ, फास्ट मोड और स्लो मोड। बिल्कुल। और जब हम फोन इस्तेमाल करते हैं, तेजी से टाइप करते हैं, स्क्रॉल करते हैं, डिलीट करते हैं, तो हमारा दिमाग अपने आप उस फास्ट मोड में, मतलब एक प्रतिक्रियाशील अवस्था में चला जाता है। हाँ, रिएक्टिव। और ये बात मनोवैज्ञानिक डैनियल काहनेमन के काम से बहुत मिलती जुलती है। उन्होंने दिमाग के दो सिस्टम बताए थे, सिस्टम 1 और सिस्टम 2। अच्छा, वही तेज और धीमा सोचने वाला सिस्टम। हाँ, वही। तो जब हम हाथ से कलम और कागज पर लिखते हैं तो हम अनजाने में ही अपने दिमाग के उस सिस्टम 2 को जगाते हैं। मतलब उस धीमे और गहरे सोचने वाले हिस्से को। बिल्कुल। लिखना सिर्फ जानकारी दर्ज करना नहीं है, ये सोचने का एक तरीका है। ये बहुत दिलचस्प बिंदु है और इसके पीछे का विज्ञान भी इसे मजबूती देता है। वीडियो में 2014 की एक बहुत प्रभावशाली स्टडी का जिक्र है जो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में हुई थी। हाँ, पैम मुलर और डैनियल ओपेनहाइमर की स्टडी। और उसके नतीजे तो काफी चौंकाने वाले थे। क्या थे वो नतीजे? उन्होंने छात्रों के 2 ग्रुप बनाए। एक को लैपटॉप पर नोट्स लेने को कहा, दूसरे को हाथ से लिखने को। और जिन छात्रों ने हाथ से नोट्स लिखे थे, वे ना सिर्फ जानकारी को ज्यादा लंबे समय तक याद रख पाए, बल्कि उसे बेहतर ढंग से समझ भी पाए। बिल्कुल। वैज्ञानिकों ने लैपटॉप पर टाइप करने को माइंडलेस ट्रांसक्रिप्शन कहा था। मतलब बिना सोचे समझे बस कॉपी करना। हाँ, जबकि हाथ से लिखने की प्रक्रिया में दिमाग को सुनी हुई बात को अपने शब्दों में ढालना पड़ता है, उसे छोटा करना पड़ता है। तो दिमाग को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और यही मेहनत, जिसे मनोवैज्ञानिक डिजायरेबल डिफिकल्टी कहते हैं, वो जानकारी को बेहतर ढंग से प्रोसेस करने में मदद करती है। और शायद इसमें एक शारीरिक जुड़ाव भी है। मतलब जब हम लिखते हैं तो हमारे हाथ और उंगलियां अक्षर बना रही होती हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसे हैप्टिक फीडबैक कहते हैं। जब आपके हाथ और उंगलियां कलम से अक्षर बनाने का काम करते हैं तो दिमाग में एक ज्यादा मजबूत न्यूरल पाथवे बनता है। सिर्फ स्क्रीन पर अक्षर देखने के मुकाबले। हाँ, लिखने की क्रिया में आपके शब्दों और भावनाओं के बीच एक गहरा, एक शारीरिक और मानसिक कनेक्शन बनता है जो डिजिटल टाइपिंग में लगभग गायब हो जाता है। ये स्लो मोड और गहरी सोच वाली बात सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन यहीं पर असली दुनिया की चुनौती आती है। हाँ बिल्कुल, वो सवाल जो शायद हर सुनने वाले के मन में होगा। करियर का दबाव, बिल भरने की चिंता, भविष्य का तनाव। इस फायर फाइटिंग मोड वाली जिंदगी में डायरी लिखने के लिए वक्त कौन निकाले? सही बात है। ऐसा लगता है जैसे ये आज के जमाने में एक लग्जरी है ना? बिल्कुल। और ये एक बहुत ही जायज सवाल है, लेकिन यहीं पर हमें अपनी सोच को थोड़ा बदलना होगा। क्या डायरी लिखना वाकई में समय लेता है या समय देता है? अच्छा, ये एक अलग नजरिया है। हाँ, स्रोत का मुख्य तर्क यही है कि डायरी आपका समय मांगती नहीं, बल्कि आपको समय दिलाती है। ये खर्च नहीं बल्कि एक निवेश है। लेकिन वीडियो में जो दावा किया गया है कि दिन के सिर्फ 5 मिनट देकर कोई रोज के 1.5 से 2 घंटे बचा सकता है, ये सुनने में थोड़ा अविश्वसनीय नहीं लगता? लगता है, लेकिन इसका जवाब इसकी सादगी में छिपा है। ये कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है, बल्कि दिशा और स्पष्टता का नतीजा है। तो ये होता कैसे है? वीडियो बनाने वाले का सुझाव है कि सुबह उठकर बस ये लिखा जाए, आज मुझे कौन से 3 सबसे जरूरी काम करने हैं, ठीक है। कल मैंने क्या गलती की जिससे मैं सीख सकता हूँ, और मेरा समय कहाँ बर्बाद हो रहा है। तो जब आप इन सवालों के जवाब कागज पर उतारते हैं, तो आप अपने दिन को एक कमांड देते हैं। आप प्रतिक्रिया करने के बजाय योजना बनाना शुरू कर देते हैं। वो जो 1.5-2 घंटे बचते हैं, वो इसलिए नहीं कि आपने कोई टाइम मैनेजमेंट हैक सीख लिया, बल्कि इसलिए कि आपने वो काम करने बंद कर दिए जो जरूरी नहीं थे। बिल्कुल, या जिन्हें आप सिर्फ ध्यान भटकने की वजह से कर रहे थे। मतलब ये आत्म जवाबदेही या सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का एक तरीका है। बिल्कुल। जब आप कुछ लिखते हैं और उसे दिन के आखिर में पूरा नहीं कर पाते, तो आप खुद से सवाल करते हैं कि क्यों नहीं हुआ। हाँ, ये तो है। बिना लिखे हम बस भागते लेते हैं, ये जाने बिना कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। जैसा कि स्रोत में कहा गया है,
रिस्क तब होता है जब आपको पता ही नहीं होता कि आप कर क्या रहे हैं। लिखना आपको एक तरह से आईना दिखाता है। तो इसका व्यवहारिक तरीका क्या है? मान लीजिए किसी को आज से ही शुरू करना है, तो सबसे पहला नियम क्या बताया गया है? सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम, डायरी को परफेक्ट बनाने की कोशिश ना करें। अच्छा। ये एक कलाकृति नहीं, बल्कि एक टूल है। आपकी लिखावट कैसी है, लाइन टेढ़ी हो गई, इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो बहुत बड़ी राहत की बात है, क्योंकि कई लोग इसी वजह से शुरू नहीं कर पाते। हाँ, परफेक्शन की यही चाहत ही कई लोगों को शुरू करने से पहले ही रोक देती है। इसका मकसद कलाकारी नहीं, बल्कि स्पष्टता है। ये बात सही है, लेकिन क्या इसका एक दूसरा पहलू नहीं है? जैसे डिजिटल नोट्स में सर्च करने की जो सुविधा है, वो एक डायरी में तो नहीं मिल सकती। नहीं मिल सकती। अगर मुझे 6 महीने पहले का कोई आइडिया ढूंढना हो, तो क्या ये एक बड़ी कमी नहीं है? ये एक बेहतरीन सवाल है, और ये हमें डायरी के असली उद्देश्य को समझने में मदद करता है। स्रोत के अनुसार इस डायरी का उद्देश्य एक आर्काइव या डेटाबेस बनाना नहीं है। कि आप सालों पुरानी जानकारी खोजें? हाँ, इसका मुख्य उद्देश्य है सोचना, योजना बनाना और दिशा तय करना। ये भविष्य की योजना के लिए है, अतीत के रिकॉर्ड के लिए नहीं। तो मतलब जानकारी स्टोर करने के लिए डिजिटल टूल्स ठीक है। वो बेहतरीन है, लेकिन सोच को साफ करने के लिए कागज की डायरी बेजोड़ है। तो उस सोच को साफ करने के लिए वीडियो में क्या तरीका सुझाया गया है? रोज क्या लिखना है? सिर्फ 3 चीजें, और बहुत ही सरल। पहला, अगले दिन के काम, और इसमें भी ज्यादा से ज्यादा 3 छोटे-छोटे काम लिखने की सलाह दी गई है। अच्छा, सिर्फ 3? हाँ, क्योंकि हम बड़ी चीजें नहीं बल्कि अक्सर छोटी-छोटी चीजें ही भूल जाते हैं, जैसे किसी को फोन करना या कोई बिल भरना। सही बात है। दूसरा, बीते दिन का विश्लेषण। रात को या सुबह कुछ पल सोचें कि कल क्या गलती हुई, क्या सीखा और क्या नहीं करना चाहिए था। एक तरह का सेल्फ रिफ्लेक्शन। बिल्कुल। और तीसरा, समय की बर्बादी की पहचान। ईमानदारी से लिखें कि आपका समय कहाँ बर्बाद हो रहा है। क्या वो सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग है या बेवजह की चिंता? हाँ, इससे लिखने भर से आप इसके प्रति सचेत हो जाते हैं। इस प्रक्रिया के बारे में स्रोत में एक घोड़े की मिसाल दी गई है, जो मुझे बहुत पसंद आई। हाँ, वो मिसाल बहुत सटीक है। एक घोड़ा है जो बहुत तेज दौड़ रहा है, लेकिन उसे दिशा का पता नहीं। हम में से ज्यादातर लोगों की तरह, बिल्कुल व्यस्त, लेकिन बिना किसी दिशा के। लिखना आपके दिमाग को वो दिशा देता है, वो लगाम देता है। और बड़े लक्ष्यों को छोटे-छोटे कामों में बांटने से उन्हें हासिल करना आसान हो जाता है। हाँ, आप बस भागने के बजाय एक सोची समझी दिशा में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में कुछ बड़े और सफल लोगों के नाम भी लिए गए हैं जो इस तरीके को अपनाते हैं। तो ये सिर्फ एक यूट्यूबर का निजी अनुभव नहीं है। बिल्कुल, और ये सिर्फ नाम नहीं है। रिचर्ड ब्रैंसन अपनी हर मीटिंग में एक नोटबुक लेकर जाने के लिए जाने जाते हैं। स्टीव जॉब्स के बारे में भी यही कहा जाता है। हाँ, एप्पल के शुरुआती क्रांतिकारी उत्पादों के डिजाइन और आइडियाज के स्केच उनकी नोटबुक में ही बने थे। मतलब उनके लिए ये सिर्फ लिखने का नहीं, बल्कि सोचने का एक विजुअल तरीका था। हाँ, और वॉरेन बफे का तो ये तक कहना है कि जो इंसान चीजों को सही से लिख नहीं पाता, वो सही से सोच भी नहीं पाएगा। ये बहुत पावरफुल है। इन लोगों के लिए नोटबुक एक एक्सेसरी नहीं, बल्कि उनके सोचने की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग था। और यहाँ स्रोत बताने वाले का अपना अनुभव भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि उन्होंने डिजिटल और एनालॉग दोनों दुनियाओं को आजमाया है। हाँ, और उनका अनुभव इस पूरी बहस को एक व्यवहारिक जमीन देता है। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने अपने एक दोस्त का गूगल कैलेंडर सिस्टम इस्तेमाल करने की कोशिश की। जो हर घंटे के हिसाब से प्लान किया हुआ था। हाँ, वो उससे बहुत प्रभावित हुए, लेकिन जब उन्होंने खुद उसे इस्तेमाल करने की कोशिश की, तो वो 2 दिन भी नहीं चला पाए। क्यों? क्या हुआ? उन्हें वो सिस्टम बहुत जटिल और बोझिल लगा। लेकिन इसके विपरीत वो एक भौतिक डायरी को पिछले 8 महीनों से लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, और उन्होंने ये भी साझा किया कि वो अब डिजिटल कैलेंडर की जगह एक पेपर वाला डेस्क कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं, जो हमेशा उनकी मेज पर सामने रखा रहता है। ये एक दिलचस्प विरोधाभास है ना। एक तरफ डिजिटल टूल है जो बेहद शक्तिशाली है, जिसमें रिमाइंडर, नोटिफिकेशन सब कुछ है। और दूसरी तरफ एक साधारण कागज का कैलेंडर। लेकिन उनके लिए कागज ज्यादा कारगर साबित हुआ। ये दिखाता है कि सबसे अच्छा सिस्टम वो नहीं होता जिसमें सबसे ज्यादा फीचर्स हों, बल्कि वो होता है जिसे आप लगातार इस्तेमाल कर सकें। सादगी अक्सर सबसे बड़ी ताकत होती है। उन्होंने ये भी बताया कि ये वीडियो रिकॉर्ड करने का प्लान भी उन्होंने अपनी डायरी में पहले से लिखा हुआ था, तारीख के साथ। हाँ, वो दिखाते भी हैं। उनके पास 8-10 भरी हुई डायरी हैं जो दिखाती हैं कि ये तरीका उनके लिए कितना कारगर है। ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं, बल्कि उनके जीवन का हिस्सा है। और ये व्यक्तिगत प्रमाण इस विचार को और मजबूत करता है।
जब कोई व्यक्ति इतने लंबे समय तक किसी आदत को बनाए रखता है, खासकर तब जब आसान डिजिटल विकल्प मौजूद हों, तो इसका मतलब है कि उसे उस आदत से सच में कोई गहरा फायदा मिल रहा है। तो इन सब बातों को समेटते हुए इसका सार क्या है? इसका निचोड़ ये है कि हाथ से लिखना हमारे दिमाग के उस धीमे, गहरे सोचने वाले सिस्टम 2 को सक्रिय करता है। जिससे हमारी समझ बेहतर होती है। हाँ, ये हमें गति की अंधी दौड़ से निकालकर दिशा देता है और हमारी जिंदगी में समय बचाता है, ना कि समय लेता है। और अंत में स्रोत में एक बहुत ही व्यवहारिक सलाह भी दी गई है, हाँ, स्पाइरल वाली डायरी इस्तेमाल करने की। क्योंकि वो आसानी से पूरी खुल जाती है और लिखने में सुविधा होती है। बिल्कुल। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं। स्रोत ये भविष्यवाणी करता है कि जैसे जैसे लोग डिजिटल दुनिया की थकान और शोर से ऊबेंगे, वे पुरानी और सरल चीजों की ओर लौटेंगे, जो उन्हें ज्यादा नियंत्रण और शांति देती हैं। हाँ, तो सुनने वालों के लिए सोचने वाली बात यह है, एक ऐसी दुनिया में जो लगातार अगले डिजिटल अपग्रेड के पीछे भाग रही है, वो कौन सा एक एनालॉग टूल या आदत हो सकती है जो किसी की सोच और जीवन को सबसे बड़ा और सार्थक अपग्रेड दे सकती है। Thanks for watching Daily Learning Podcast, where you get actionable lessons you can apply immediately, and your progress doesn't stop here. Keep growing with Daily Learning Podcasts. Watch the next video or explore the lessons we've selected for you.